Hello, it's a pretty lovely morning once again from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine, happy, and of course in fine spirits. तो बेटे जैसा कि फ्लैश होते हुए देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, और ये चैप्टर जो है आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। तो जहां तक बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज का सवाल है, जाहिर है कि हमें पता करना होगा कि बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, जिसको कि बाय बैक ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। तो बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज कोई कंपनी, कोई एंटिटी क्यों करती है? क्या इसके पीछे कंपनी की कोई मजबूरी है या कंपनी को ऐसा करने से कुछ फायदा है? फिर बाय बैक के तहत किस तरह की अकाउंटिंग होती है, या बाय बैक ऑफ शेयर करने से कंपनी को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। और जैसा मैंने कहा, अल्टीमेटली हमें यह भी देखना होगा कि जब कोई कंपनी बाय बैक करती है तो अकाउंटिंग पैटर्न किस तरीके से अनफोल्ड होता है। तो इस तरह के कुछ सवालात होंगे जिनका के आंसर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज को समझने के लिए सबसे पहले तो आप यहां पर देखें। ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड जितने भी लीगल प्रोविजंस है उसके बारे में तो चर्चा होगी। सारे थ्योरेटिकल नोट्स जैसे कि आपको मालूम है कि हम लिखते ही हैं, और वो हम लिखेंगे भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर लें। हालांकि आप अपने रजिस्टर, पेन, पेंसिल वगैरह निकाल लें, लेकिन जब तक मैं आपको लिखने के लिए ना बोलूं तब तक आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिलहाल आप शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान दें। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है E1 लिमिटेड। E1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, और मैंने आपको ये कहा कि इस कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में फ्लोट करे। इस कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले इश्यू करे। तो बताओ कंपनी की एंट्री क्या होगी? अब आप सोचोगे सर आप इतना आसान सा क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हो? बेटे क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं, जाहिर है इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपने मुझे एंट्री करके बता दी, इजंट इट और नॉट? जाहिर है कि जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर इश्यू करेगी, और 1 लाख शेयर इश्यू अगर कंपनी ने करे हैं, तो कंपनी के पास 10 लाख रुपए आएंगे, और कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। सीधा सा मतलब है कि जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर इश्यू करती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि आपने देखा, उसका इफेक्ट एक तो ये पड़ेगा कि कंपनी की एसेट साइड में जो बैंक बैलेंस है, जितना भी बैंक बैलेंस है, वो 10 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी 10 लाख रुपए से, या जितने भी शेयर हमने इश्यू करे हैं और जिस रेट के हिसाब से इश्यू करें उस अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। कंपनी का कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, और कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ जाती है। यहां तक ठीक है? राइट सर, बिल्कुल ठीक है। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कंपनी ने क्या करा? आफ्टर 1 ईयर, इन 1 लाख शेयर्स में से कंपनी ने 10,000 शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटा दिया। करेक्ट? कंपनी ने 10,000 शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस लौटा दिया। बताओ जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटाएगी तो अब क्या होगा? कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलेगी, भाई जो शेयर्स हमने आपको इश्यू करे वो शेयर्स हमें वापस कर दो, और हम आपका पैसा वापस कर रहे। कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू करे थे, लेकिन मैंने कहा कि 1 साल के बाद कंपनी ने 10,000 शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर दिया। तो बताओ मेरी एंट्री क्या होगी? यानी कि जब कंपनी पैसा वापस करेगी तो क्या होगा? हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी ने जो शेयर इश्यू करे थे उसमें से 10,000 शेयर कंपनी के पास वापस आ जाएंगे। जब शेयर वापस आएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर 10 रुपए वाले कंपनी के पास वापस आ गए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करना है, और जाहिर है कि इन शेयर होल्डर का पैसा हमने वापस करना है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो यानी कि तुमने क्या देखा, जब कोई कंपनी अपनी शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न करती है, वापस करती है, तो उस केस में क्या होगा? नंबर 1, शेयर कैपिटल डेबिट होगी और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया और शेयर कैपिटल भी हमारी कम हो गई, क्योंकि शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है। इसका मतलब जब हमने 10,000 शेयर होल्डर का पैसा वापस करा तो उसके बाद हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने देखा कि जब हमने शेयर इश्यू करे थे तो हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, और अभी अभी इस एंट्री में मैंने 1 लाख रुपए शेयर होल्डर के वापस कर दिए। तो इसका मतलब अब बैंक में बैलेंस 9 लाख का है। इससे पहले हमारी शेयर कैपिटल 10 लाख की थी, इजंट इट और नॉट? और
अब यहां पर शेयर कैपिटल 1 लाख से डेबिट हो गई, तो इसका मतलब यह है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में अब 9 लाख का बैलेंस आ गया। नोट करने वाला पॉइंट यह है कि जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ती है, करेक्ट। जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस करेगी तो कंपनी की शेयर कैपिटल कम होगी। पहले तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को आपको समझना होगा। नंबर 1, अब एक दूसरे पॉइंट पे आए। बताओ मुझे, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर की पूरी बिगनिंग करूं, अब मुझे आप एक आंसर और दें। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अगर किसी कंपनी को पैसा रेस करना हो तो बताओ कंपनी के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। जाहिर है कि कंपनी जब पैसा रेस करती है या पैसा कंपनी रेस करने के लिए अधिकतर मार्केट में अपने इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है, या फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू कर करके पैसा रेस कर सकती है, हमें मालूम है। और या फिर कंपनी डिवेंचर्स या बॉन्ड्स भी मार्केट में इश्यू कर करके पैसा रेस कर सकती है। जनरली कंपनी को जब लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है तो कंपनी या तो इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करती है, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, या फिर डिवेंचर इश्यू कर करके कंपनी जो है पैसा रेस कर सकती है। अब यहां आप एक पॉइंट समझने की कोशिश करें, और एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी डिवेंचर होल्डर, अगर कोई कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है, अगर कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है, मान लेते हैं कि E1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने 1/4/2024 को कुछ डिवेंचर इश्यू करे, करेक्ट। मान लेते हैं कि इस कंपनी ने 50,000 डिवेंचर इश्यू करे, और एक डिवेंचर हम ये भी मान लेते हैं कि 100 रुपए का है, तो इसका मतलब 50 लाख रुपए के डिवेंचर कंपनी ने इश्यू करे। अब जब कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करेगी तो नो डाउट कंपनी के पास पैसा आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। एक तो कैश कंपनी का आएगा और लायबिलिटी साइड में वर्ड डिवेंचर भी आ जाएगा। लेकिन नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जो भी लोग इन डिवेंचर्स को खरीदेंगे, ऑफ कोर्स उनको हम डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। सपोज मैंने इस कंपनी के डिवेंचर खरीदे। बेटे जब हम ये वर्ड यूज करते हैं डिवेंचर्स, या हम ये वर्ड यूज करते हैं शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, इसका क्या मतलब होता है। सपोज मैं कहता हूं मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे, तो डिवेंचर क्या है बेटे, ये सारी चीजें कुछ नहीं है, ये केवल एक पेपर का टुकड़ा होते हैं। सपोज मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे, मान लेते हैं मैंने किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के डिवेंचर खरीदे, और मान लेते हैं ये 10% डिवेंचर है, तो वो कंपनी मुझे क्या करेगी, एक पीस ऑफ पेपर पकड़ाएगी। आप बोलोगे सर आपने कंपनी को 1 लाख रुपए दिए और कंपनी ने आपको सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा दिया। हाँ, जब हम वर्ड यूज करते हैं डिवेंचर, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, तो हमारे हाथ में पता है क्या आता है, एक केवल पेपर का टुकड़ा आता है। वैसे उसी को हम बिजनेस की लैंग्वेज में या अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं सर्टिफिकेट। यानी कि मेरे हाथ में जो ये पेपर का टुकड़ा आएगा ये डिवेंचर सर्टिफिकेट कहलाता है। ये सर्टिफिकेट इसलिए कहलाता है क्योंकि कंपनी ने इसमें सर्टिफाई करा हुआ है, एक्नॉलेज करा हुआ है। आपने पढ़ा है ना, डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। यानी कि कंपनी ने इसमें सर्टिफाई करा हुआ है कि हमने इस व्यक्ति से 1 लाख रुपए लिए हैं, नंबर 1, और हम इस व्यक्ति को इसके 1 लाख रुपए पे हर साल 10% का इंटरेस्ट देंगे। हर साल 10% का इंटरेस्ट देंगे। 10% का मतलब ये है हर साल 10% का इंटरेस्ट देंगे। यानी कि जब मैं किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदूंगा तो कंपनी मुझे एक सर्टिफिकेट देती है, जिसको कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर कहा जाएगा, खरीदने वाले के एंगल से। नंबर 1, उस सर्टिफिकेट में कंपनी ये लिखेगी कि कंपनी ने इस नाम के इन्वेस्टर से जो है इतना पैसा रेस करा है, और जो भी डिवेंचर का रेट है उस रेट के हिसाब से हम आपको हर साल इंटरेस्ट देंगे, जब तक कि ये डिवेंचर आपको हम रीपे नहीं कर देते। तो यहां पर आप समझने की कोशिश करें, यानी कि जब भी हम वर्ड यूज करते हैं डिवेंचर, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, तो ये एक तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो जितने भी लोगों ने इस कंपनी के डिवेंचर खरीदे, मान लेते हैं कि आपने भी कुछ डिवेंचर खरीदे, जब आप किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है, जिस दिन आप कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं उसी दिन आपको इस बात का पता लग जाएगा कि आपका ये पैसा कंपनी कब वापस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि जब कंपनी ने 1/4/2024 को ये डिवेंचर इश्यू करे, तो कंपनी ने इन डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिख करके दे दिया कि हम आपका पैसा जो है 1/4/2029 के अगले दिन पे कर देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टर 5 इयर्स हम आपका पैसा वापस कर देंगे।
नोट करने वाला एक बार फिर से गहरा पॉइंट यह है कि जब भी इन्वेस्टर किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं तो जिस दिन वो डिवेंचर खरीदते हैं उसी दिन उनको इस बात का पता लग जाता है कि हमारा पैसा कब वापस मिलेगा, किस रेट से वापस मिलेगा। अब मान लेते हैं 1/4/2029 को जब कंपनी ने वादा करा था, क्योंकि डिवेंचर को कंपनी ने जब इश्यू करा तो उसी दिन कंपनी ने बता दिया था कि 5 साल के बाद हम आपका पैसा वापस करेंगे। और 5 साल के बाद जब कंपनी डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करेगी तो नो डाउट कंपनी एंट्री लिखेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कंपनी के डिवेंचर वापस आएंगे और कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर का अमाउंट पे तो कर देगी। मैं तुमसे एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं जो तुम्हें पॉइंट बता रहा हूं वो ये कि जब कंपनी 5 साल के बाद ये पैसा वापस करेगी तो इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और ये तुमने चैप्टर भी कई बार करा हुआ है। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, E2 लिमिटेड नाम की कंपनी है, और इस कंपनी ने मान लेते हैं कि कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करे। सिंप्लिसिटी के लिए इस केस में भी मैंने माना कि इस कंपनी ने ये प्रेफरेंस शेयर 1/4/2024 को इश्यू करे। सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये भी माना कि इस कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करे हैं 100 रुपए के हिसाब से। करेक्ट? यानी कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए तो आ गए और कंपनी की लायबिलिटी साइड में एक वर्ड आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जब कोई आदमी किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदता है तो कुछ लम्हा पहले मैंने कहा कि उस व्यक्ति को, उस इन्वेस्टर को इमीडिएटली इस बात का पता लग जाएगा कि उसका पैसा कब और किस तारीख को वापस मिलेगा। इसी तरीके से जब हम किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो उस दिन हमारे हाथ में एक प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट आ जाता है जिसमें हमें यह नहीं पता लगेगा कि किस तारीख को हमारा पैसा वापस मिलेगा। डिवेंचर सर्टिफिकेट में, यानी कि डिवेंचर के केस में तो इन्वेस्टर को इमीडिएटली पता लग जाएगा उसका पैसा कब वापस मिलेगा। लेकिन जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदता है तो कंपनी उसको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताएगी कि आपका पैसा कब वापस मिलेगा। हां, इन्वेस्टर के पास इस बात की एश्योरेंस होगी कि उसका पैसा 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में या फिर मैक्सिमम 20 ईयर्स के अंदर अंदर उसका पैसा वापस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब इन्वेस्टर किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं या प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो उनके पास एक श्योरिटी है, एक श्योरिटी या एश्योरिटी है कि उनका पैसा वापस जरूर मिलेगा। डिवेंचर होल्डर के केस में उनको एग्जैक्ट डेट का भी पता लग जाएगा कि कौन सी तारीख को कंपनी हमारा पैसा वापस करेगी। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में उनको एग्जैक्ट डेट का तो मालूम नहीं है, लेकिन उनको यह जरूर मालूम है कि कंपनी को यह पैसा वापस करना ही है। समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं कि कंपनी ने 10 ईयर्स के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस कर दिया। जब कंपनी 10 ईयर्स के बाद, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स के बाद जब भी ये कंपनी पैसा वापस करेगी तो जब पैसा वापस करेगी उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप बोलोगे मैं ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुने। अब मान लेते हैं कि E3 नाम की कोई कंपनी है और E3 नाम की कंपनी ने 1/4/2024 को कुछ इक्विटी शेयर इश्यू करे और मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि इस कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करे 10 रुपए वाले। तो 10 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए, जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने आपको बताया भी। अब जब लोग किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बोला, अगर आप किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं तो आपके पास ये श्योरिटी है कि आपका पैसा वापस मिलेगा। ना सिर्फ श्योरिटी है बल्कि आपको यह भी मालूम है किस तारीख को वापस मिलेगा। जब आप प्रेफरेंस शेयर किसी कंपनी के खरीदते हैं, जब मैं आप वर्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब इन्वेस्टर से है, जो लोग अपना पैसा कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स में लगाते हैं। तो जब आप किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो तब भी आपके पास श्योरिटी है कि आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा, भले ही वो 5 साल में मिले, 10 साल में मिले, 15 साल में मिले या मैक्सिमम 20 ईयर्स में मिले, लेकिन आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो तब उनके पास इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? इनके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि इनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कंपनी की मर्जी है कि इनका पैसा वो वापस करे या ना करे, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी तरीके का लॉ का, किसी भी तरीके के कानून का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करना है। अब आप बोलोगे सर, अगर
इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस नहीं होता है तो फिर भी लोग इक्विटी शेयर सबसे ज्यादा क्यों खरीदते हैं? ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। देखो, जब इस कंपनी ने शेयर इश्यू करे, करेक्ट, मान लेते हैं इन 1 लाख शेयर्स में से मैंने इस कंपनी के या मिस्टर ए नाम के एक आदमी ने, इन्वेस्टर ने इस कंपनी के 1000 शेयर खरीद दिए। 1000 शेयर खरीदने के लिए उसने 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को 10,000 रुपए दिए। अब मिस्टर ए भी ये जानता है कि कंपनी की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है कि मेरा पैसा कब वापस मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस कंपनी के शेयर्स को क्यों खरीदा? क्योंकि 99% लोग किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए। ट्रेडिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि मैं क्विक मनी हासिल करना चाहता हूं, मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब भी क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि आज इस कंपनी ने शेयर इश्यू करे और कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं इस कंपनी के शेयर का प्राइस मार्केट में 12 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए कुछ भी है, 10 रुपए से ज्यादा है, तो हो सकता है कि मिस्टर ए मार्केट में अपने शेयर किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दे। मान लेते हैं मार्केट में कोई दूसरा इन्वेस्टर है मिस्टर बी, तो मिस्टर ए ने अपने शेयर मिस्टर बी को बेच दिए और मिस्टर बी को उसने 12 रुपए के हिसाब से बेचे। तो इसका मतलब मिस्टर ए को प्रॉफिट कितने का हो गया? 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने पर शेयर 2 रुपए ज्यादा मिस्टर बी से चार्ज करे और इस तरह मिस्टर ए का पैसा भी उसको वापस मिल गया और उसके पास 2000 रुपए का प्रॉफिट भी आ गया। पॉइंट नोट करने वाला यह है कि जब लोग किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह कंपनी की तरफ से उनको किसी भी तरीके का कोई एश्योरेंस नहीं होता कि हमारा पैसा वापस मिलेगा। हाँ, वो एक अलग मैटर है कि वो इन्वेस्टर मार्केट में अपने शेयर्स को बेच करके अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। दैट्स ए डिफरेंट मैटर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब जो मैं मेन पॉइंट तुम्हें बताना चाह रहा हूं उस पॉइंट पर आए। वैसे तो मैंने कहा कि कंपनी की मर्जी है, क्योंकि कंपनी जिस दिन अपने इक्विटी शेयर इश्यू करती है उस दिन कंपनी कोई कमिटमेंट नहीं करती, कोई वादा नहीं करती है कि हम आपका पैसा वापस करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, इन्वेस्टर के पास ये राइट है कि वो मार्केट में अपने शेयर को किसी दूसरे इन्वेस्टर को, किसी दूसरे आदमी को बेच सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी कंपनी इस तरह के अनाउंसमेंट कर देती है। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी ने जब 1 लाख शेयर इश्यू करे, मान लेते हैं कि 1-2 साल के बाद, चलो आफ्टर 2 इयर्स के बाद, इस कंपनी ने मार्केट में एक अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हमने जो शेयर इश्यू करे हैं, E3 नाम की कंपनी कह रही है कि हमने जो 1 लाख शेयर इश्यू करे हुए हैं, इन 1 लाख शेयर में से हम 10,000 शेयर्स वापस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। हमने जो शेयर इश्यू करे हैं अपने ही शेयर होल्डर को, वो शेयर होल्डर चाहे तो अपने शेयर हमें वापस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। कंपनी इस तरह की अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन कंपनी ने जिस दिन शेयर इश्यू करे उस दिन कंपनी ने ये कोई कमिटमेंट नहीं करा है कि हम आपका पैसा वापस करेंगे। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी कंपनी को यह लगता है भाई हमारे पास सरप्लस कैश है, चलो हम अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस कर देते हैं। तो आफ्टर 2 इयर्स के बाद लेट अस से कंपनी ने मार्केट में एक अनाउंसमेंट करी कि हम अपने शेयर्स जो हमने इश्यू करे हैं, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम ये ऑफर देते हैं कि आप चाहो तो अपने शेयर हमें वापस कर दो। अब मान लेते हैं कि 2 साल के बाद कुछ शेयर होल्डर्स ने कुछ किया, 10,000 वर्थ के शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा कहा ठीक है कि हमारा पैसा वापस कर दो। यानी कि जब 10,000 शेयर कंपनी ने जो खुद ही ये शेयर इश्यू करे थे, उन शेयर्स को जब कंपनी वापस लेगी तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी? वही एंट्री जो अभी मैंने तुम्हें बताया, हमारे द्वारा इश्यू करे गए शेयर अब वापस आ रहे हैं 10,000 शेयर, और 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए से मेरी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी और हम शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर देंगे। अब आपको पॉइंट क्या समझना है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा जब कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करा, ऑफ कोर्स ये एंट्री तो लिखी, मैं एंट्री वगैरह नहीं पूछ रहा, मैंने कहा इसको तुम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते थे। इसी तरह कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है तो मैंने कहा इसको हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहते थे। अब जल्दी से मुझे बताओ, जब कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। समझ में आया? इसको हम रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? उसका रीजन क्या है? जब कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करा तो इसको मैंने कहा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां कंपनी ने
एक कमिटमेंट करा हुआ है, कंपनी के ऊपर एक फोर्स ऑफ लॉ है कि डिवेंचर होल्डर का पैसा आपने वापस करना है। इसका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब कंपनी अपने डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी एक तरीके से कमिटेड है कि डिवेंचर होल्डर का पैसा उसे वापस करना ही करना है। तो जब हम वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने जो कमिटमेंट करा था उस कमिटमेंट को हम निभा रहे हैं, तो अपने कमिटमेंट को रिडीम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहा जाता है। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर के केस में भी कंपनीज के ऊपर एक बाउंडेशन है कि विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के अंदर आपको अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करना है। तो जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है तो इसका मतलब एक तरीके से कंपनी अपने कमिटमेंट को रिडीम कर रही है, इसलिए इसको भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। लेकिन जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है तो इसको रिडम्पशन ऑफ हम इक्विटी शेयर्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब कंपनी ने ये शेयर इश्यू करे थे तो कंपनी ने किसी तरीके का कोई वादा नहीं करा था कि हम आपका पैसा वापस करेंगे, या कंपनी के ऊपर कोई कानून नहीं था, कोई कानूनी दबाव नहीं था जिसके तहत उनको पैसा वापस करना था। ये तो कंपनी ने मार्केट सिचुएशन के हिसाब से या अपने सरप्लस कैश को देखते हुए शेयर होल्डर का पैसा वापस करा है। तो याद ये रखना है कि हम इस चैप्टर में वर्ड रिडम्पशन कभी भी यूज लॉजिकली नहीं करेंगे, क्योंकि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है तो उसको रिडम्पशन की बजाय हम बाई बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। पहले तो ये पॉइंट आपकी समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं जो कई बार बच्चों को पता नहीं होते। तो इसको हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कभी रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कभी भी नहीं कहेंगे। इसको हमने क्या कहना है? बाई बैक ऑफ शेयर्स कहना है। क्या कहना है? बाई बैक ऑफ शेयर्स। और आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इसको बाई बैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने जो शेयर इश्यू करे थे उनको कंपनी बाई बैक कर रही है, वापस खरीद रही है। हालांकि उसका मतलब भी वही है, अपने शेयर होल्डर्स का पैसा हम वापस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या निकला? बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब है सिंपल वर्ड्स में रीपर्चेज ऑफ ओन शेयर। अपने ही शेयर जो कंपनी ने इश्यू करे थे उनको हम वापस खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटा रहे हैं। इसी को हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। यहां तक आपकी सब बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो, अब आपको बाय बैक का मीनिंग तो पता लग गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मुझे आपको कुछ चीजें समझानी होंगी। तो समझाने के लिए मैंने क्या करा, कोई कंपनी है मान लेते हैं, और उसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मान लेते हैं कुछ आइटम्स इस तरीके से गिवन है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मान लेते हैं कि इस कंपनी के 5000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो इसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की है। कितने की है? 5 लाख की है। अभी आपने लिखना नहीं है, मैं जब तक आपको लिखने का इशारा ना करूं आपने कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ सुनना है। इसी तरह मान लेते हैं कि इस कंपनी के कुछ इक्विटी शेयर्स भी हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर हैं, और वो भी 100 रुपए के हैं। और मान क्या लेते हैं? ये 10 लाख हो गया, करेक्ट। और मान लेते हैं कि कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स मौजूद हैं और 2.5 लाख रुपए के रिजर्व्स कंपनी के पास मौजूद हैं। ये छोटे सी मैंने एक बैलेंस शीट टाइप से बनाई, आप इसको यूं कह सकते हैं। तो और ऑपोजिट साइड में मैंने कुछ आइटम्स ऐसे लिख दिए। मान लेते हैं कि इस कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब एक तरीके से फिक्स्ड एसेट है। मान लेते हैं इस कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 10 लाख रुपए है, और इस कंपनी के पास कुछ कैश अवेलेबल है 7,50,000 का। ये छोटी सी बैलेंस शीट बस मैंने आपको कुछ समझाने के लिए बनाई है। 17,50,000। अच्छा जी, मान लेते हैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट है और कंपनी का नाम है E1। ये E1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसकी ये छोटी सी बैलेंस शीट मैंने आपके सामने बनाई। अब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, करेक्ट, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड करा, और मान लेते हैं ये बैलेंस शीट 31/3/2024 को है। इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड करा, अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, ये रफ वर्क है, अभी ध्यान से सुने। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं इस दिन उन्होंने डिसाइड करा कि हम 25% अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बैक कर लेंगे। इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि जितनी भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 25% हम बाई बैक करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर मैं आपसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछूं इसमें कि हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या आंसर दोगे आप? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने कितने लिखा है? सर 10,000 लिखा है। वेरी गुड।
अब मैं आपसे पूछूं, कंपनी जो बाई बैक कर रही है, क्या सारे शेयर कंपनी बाई बैक कर रही है? नहीं। लिखा हुआ है डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम 25% शेयर जो है बाई बैक करेंगे। तो 10,000 शेयर कंपनी ने इश्यू करे हुए हैं, उसका 25% हम बाई बैक करेंगे तो 2,500 शेयर्स, इसका मतलब कंपनी मार्केट से खरीद रही है। करेक्ट। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की है। तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख वर्थ के शेयर होल्डर्स का पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे बाई बैक अमाउंट। तो बाई बैक अमाउंट कितना हो गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख। अच्छा जी, अब क्या हुआ? ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है, तो मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर हमारे पास वापस आएगी और हम लिख देंगे टू बैंक, क्योंकि उनका पैसा हमने वापस करना है। अभी अभी मैंने आपको यही बताया था। लेकिन ध्यान से सुने, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा लौटाती है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है? अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, बस यहां ध्यान रखें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखें कि हम कितने शेयर, हम मतलब कंपनी, हम 2,500 शेयर्स खरीद रहे हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। हम मान के चल रहे हैं कि हम 100 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब 2.5 लाख वर्थ के शेयर्स हमारे पास वापस आ जाएंगे, तो हमारी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। लेकिन आपने एकदम से बैंक नहीं लिखना है। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर का बाई बैक करती है तो कभी भी एकदम से आपने टू बैंक नहीं लिखना है, बल्कि आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर। वैसे आजकल हम इक्विटी शेयर होल्डर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट। ये इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ही है, यानी कि पहले मुझे एक ड्यू एंट्री करनी पड़ती है। इसका मतलब मैंने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 2.5 लाख रुपए देने हैं, तो एकदम से आप पेमेंट करने की एंट्री कभी भी नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? राइट सर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में नो डाउट अबाउट दैट, इस कंपनी ने डिसाइड करा कि हम 25% इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा लौटाएंगे या इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बैक करेंगे। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि जो भी हमारी शेयर कैपिटल है उसका 25% हमें लौटाना पड़ेगा। अब जब लौटाएंगे तो जाहिर है कि मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी, क्योंकि 2,500 शेयर हमारे पास वापस आएंगे 100 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख। और अभी मैंने यहां टू बैंक ना लिख करके टू इक्विटी शेयर बाई बैक लिखा। क्यों लिखा? अब बेटे यहां पर नोट करने वाला एक बड़ा अहम पॉइंट है। चैप्टर आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ लीगल प्रोविजंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा? आपने देखा जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाती है तो आपने देखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब ये डेबिट होने से बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। एक अजीब सी सिचुएशन कंपनी के सामने आ जाती है। सर ऐसा क्या हो जाता है? वही तो मुझे तुम्हें समझाना है। अब ध्यान से सुने मेरी बात को, जो भी मैं अब आपसे बातें कर रहा हूं। देखो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहां पर ध्यान दें बेटे, हम अकाउंट्स में एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बेस। ये वर्ड इससे पहले हो सकता है कि आपने ना सुना हो। कैपिटल बेस, आपने जो वर्ड सुने हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर सुने हैं। कैपिटल बेस से कभी भी इससे पहले आपका पाला नहीं पड़ा है। कैपिटल बेस से क्या मतलब होता है बेटे? किसी भी कंपनी का जो कैपिटल बेस होता है, पहले तो ये जो टर्म है कैपिटल बेस, इसका ताल्लुक लायबिलिटी साइड से होता है। किससे होता है? लायबिलिटी साइड से होता है। और कैपिटल बेस के 3 हिस्से होते हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। जो किसी कंपनी का कैपिटल बेस होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता लग जाएंगी। लेकिन अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि किसी भी कंपनी का लायबिलिटी साइड में एक कैपिटल बेस होता है, और कैपिटल बेस के 3 हिस्से होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये जो नानू सी छोटी सी बैलेंस शीट मैंने लिखी, मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपनी का कैपिटल बेस क्या है? इस कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं है। करेक्ट? ये मान लेते हैं जो रिजर्व मैंने लिखा है इसको जनरल रिजर्व मान लेते हैं। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें हमें क्या क्या आइटम नजर आए? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रहा है 10 लाख का,
उसके अलावा हमें 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नजर आ रही है, लेकिन हमें बैलेंस शीट में कोई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नजर नहीं आ रहा, जनरल रिजर्व नजर आ रहा है। मैंने कहा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो किसी भी कंपनी का जो कैपिटल बेस होता है उसके पहले तो 3 पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इन तीनों को मिला करके हम कैपिटल बेस कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपनी का कैपिटल बेस ओरिजिनल बैलेंस शीट के मुताबिक कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 15 लाख। करेक्ट। तो इस कंपनी का कैपिटल बेस कितना है बेटे? 15 लाख। अब ये बात आपको पता लग गई। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, जब हमने ये एंट्री करी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, जब मैंने ये एंट्री करी तो अभी अभी और कई बार मैं आपसे कह चुका हूं कि इस एंट्री के करने से क्या होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाती है। और इक्विटी शेयर कैपिटल के डेबिट होने का क्या मतलब है, यानी कि जब मैंने एंट्री नंबर 1 करी तो एंट्री नंबर 1 करने से क्या हो गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गई, यानी कि कम हो गई। 2.5 लाख रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई तो इसका मतलब है कि अब इक्विटी शेयर कैपिटल में 7,50,000 का बैलेंस है। करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, पहली एंट्री के बाद वो तो 5 लाख ही रहेगी। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में तो कोई पैसा ही नहीं था पहले। तो इसका मतलब पहली एंट्री करने से क्या हुआ, मेरा कैपिटल बेस चेंज हो गया। तो मैं जो तुम्हें शुरुआती पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कि जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटाएगी या बाई बैक करेगी तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि शुरुआत में मुझे एक ड्यू एंट्री करनी पड़ती है। इस ड्यू एंट्री के करने से क्या होता है कि कंपनी का कैपिटल बेस जो है वो चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। और कैपिटल बेस में जब किसी कंपनी के चेंजेस आते हैं, बेटे ध्यान से सुनो, किसी भी कंपनी के कैपिटल बेस में जब चेंजेस आते हैं तो कोई भी कंपनी उन चेंजेस को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि किसी कंपनी के कैपिटल बेस में ऑल्टरेशन होने का मतलब है कि कंपनी के लिए बहुत भयानक सिचुएशन का पैदा होना। सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा भी होता है। और ऐसा क्यों होता है बेटे? जब भी किसी कंपनी के कैपिटल बेस में चेंजेस आते हैं तो कैपिटल मार्केट में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सारी चीजें मैं बाद में नोट्स में लिखाऊंगा। कैपिटल मार्केट में इसका बहुत नेगेटिव इमेज हमारी कंपनी की जाएगी। कैसे जाएगी? क्योंकि जब किसी कंपनी के कैपिटल बेस में चेंज आता है तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं कैपिटल मार्केट में, या कोई भी ऐसी पार्टी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखती है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो क्या बोलते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो, टैक्सेशन अथॉरिटीज हो, तो कोई भी पार्टी हो, उनकी निगाहों में हमारी जो मार्केट है या इमेज है वो थोड़ी खराब होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब किसी कंपनी के कैपिटल बेस में चेंज आता है तो कैपिटल मार्केट में ये पार्टीज हमारी कंपनी के अफेयर्स को बड़ी शक भरी निगाहों से देखना शुरू कर देती हैं और उनके जहन में यह ख्याल आता है कि समथिंग इज वेरी फिशी, कि इस कंपनी में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जो है ट्रबल चल रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज कैपिटल मार्केट में इन पार्टीज के दिमाग में नेगेटिव छवि हमारी कंपनी की आ गई, तो जाहिर है कि कोई भी इन्वेस्टर फिर हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन देने में कतराएगा। बात समझने की कोशिश करें। जब हमारी कंपनी में कोई पैसा ही नहीं लगाएगा और हमारी कंपनी को कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा, और हो सकता है कि कुछ सप्लायर भी हमें क्या बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी देने में आनाकानी करना शुरू कर दें, तो ऐसे माहौल में कंपनी के लिए फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए मैंने कहा कि कोई भी कंपनी अपने कैपिटल बेस में किसी भी तरह की तब्दीली, किसी भी तरीके का चेंज, किसी भी तरीके का बदलाव जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो अब पॉइंट क्या है कि मुझे अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा तो वापस करना ही करना है, करेक्ट? क्योंकि हमने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम 25% का बाई बैक करेंगे। तो अब मुझे अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा तो लौटाना है, लेकिन जब मैं पैसा लौटाऊंगा तो मेरे कैपिटल बेस में चेंज तो आएगा ही आएगा। कैपिटल बेस कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। तो इस चैप्टर का पहले तो थीम क्या है? इस चैप्टर का थीम यह है कि आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा भी लौटाना है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि आपके कैपिटल बेस में कोई चेंज ना आए या कैपिटल बेस पहले वाले लेवल पर ही बरकरार रहे। यानी कि यह एक तरह की ऐसी सिचुएशन है कि हाथ में चक्कू भी मारना है और खून भी नहीं निकालना है।
बात समझ में आ रही है? यू हैव टू कीप इंटेक्ट योर कैपिटल बेस एंड एट द सेम टाइम यू विल हैव टू रिटर्न द व्हाट वी कॉल अमाउंट ऑफ योर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अब ये हम कैसे अचीव करेंगे, ये हमें सीखना है। इस चैप्टर में बेसिक थीम ये है कि हमें अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा भी लौटाना है, एक्चुअल पेमेंट भी उनको करनी है, लेकिन हमें यह भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा कैपिटल बेस जो है वो ओरिजिनल लेवल पे रहे। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करते हैं, ये समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसे आपको समझाना पड़ेगा। यहां देखें, अभी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस चर्चा पे मैं लौटूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ चीजें आप बताएंगे। बेटे, अकाउंट्स में सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर जिसके बारे में आपको नहीं मालूम चलेगा तो आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले मैं उन चीजों को क्लियर कर दूं। मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि कोई कंपनी है और उसने कोई बैंक लोन लिया, कोई कंपनी है उसने कोई लोन लिया और मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का लोन लिया। कोई कंपनी है, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूं, अभी मैंने जो ये चीजें करा रहा था मैं उस पर लौटूंगा, चिंता मत करो। उन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैं कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूं। जब कोई कंपनी लोन लेगी तो मुझे ये बताओ उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। सर, एक तो एसेट साइड में बैंक नाम का वर्ड आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वर्ड नहीं आएगा, हकीकत में हमारे पास कैश आ जाएगा। भाई, जब मैं लोन लूंगा तो हरे हरे कैश मेरे पास आ जाएंगे, तो मेरे एसेट्स बढ़ेंगे, करेक्ट। एक तो मेरा कैश बढ़ गया, लेकिन एट द सेम टाइम लायबिलिटी साइड में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लायबिलिटी साइड में हमें एक वर्ड लिखना पड़ेगा, लोन। लोन। अब जो मैं तुम्हें मेन पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मेन पॉइंट मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा ये लायबिलिटी साइड का मतलब ही नहीं पता है। बेटे, अब मैं तुम्हें जो बात बताने चाह रहा हूं, थोड़ा सा तुम्हें हैरत भी होगी। अकाउंट्स में बेसिकली लायबिलिटी साइड कुछ नहीं होती। आप भी बोलोगे सर हमने 11th में, 12th में, फाउंडेशन में, इससे पहले के लेवल में जो पढ़ा, तो हाँ, आपने गलत नहीं पढ़ा, क्योंकि अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड की एक जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि, या मैं ये कह के उसको कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि बेसिकली अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड महज जो होती है वो एक नॉमिनेशन होती है। अब आप बोलोगे सर ये नॉमिनेशन, आप कैसा वर्ड यूज कर रहे हो? नॉमिनेशन का मतलब यहां पर है कि वो सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट करती है, वो हकीकत में कुछ नहीं होती। अब मैं कैसे आपको समझाता हूं, देखो, जब मैंने बैंक से कैश लिया तो हकीकत क्या है? हकीकत में मेरे पास कैश आ रहा है, यानी कि एसेट साइड में जो मैंने ये बैंक या कैश लिखा है, तो ये तो हकीकत है, एक रियलिटी है कि मेरे पास कैश आया है, जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको मैं फील कर सकता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। लेकिन ये जो मैंने लायबिलिटी साइड में वर्ड लिखा है लोन, ये तो महज एक शब्द है, एक वर्ड है, एक शब्दावली है, ये कोई हकीकत थोड़ी है। ये जो वर्ड या शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि भाई ये जो 10 लाख रुपीस हमारे पास आए हैं, ये हमने लोन लेकर के हासिल करे, दैट्स ऑल। और तो कुछ नहीं दिखा रहा ना। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपके? और भी इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं चाहता हूं जब तक ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का पार्ट क्लियर नहीं होगा। मान लेते हैं, ये मान क्या लेते हैं, तुमने कई बार अपनी बैलेंस शीट में देखा होगा कि तुमने इस तरह के आइटम लिखे हैं। मान लेते हैं कि जनरल रिजर्व, तुमने लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, लेट अस से सिंप्लिसिटी के लिए 10 लाख का, और यहां पर तुम्हारे कुछ कैश या अदर एसेट्स हैं, तुम जितना भी अमाउंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो। लायबिलिटी साइड में बेटे ये जो हमने जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, बताओ इसका क्या मतलब होता है? अभी मैंने तुम्हें कहा कि लायबिलिटी साइड कुछ होती नहीं है। लायबिलिटी साइड सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, एक वर्ड है, और ये शब्द या वर्ड का भी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और फिर भी हम अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड को इतनी तवज्जो, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, उसका रीजन समझने की कोशिश करें। लायबिलिटी साइड में अगर मैंने ये 10 लाख जनरल रिजर्व के आगे 10 लाख लिखा हुआ है, तो इसका बेसिकली मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये कंपनी, ये जो कंपनी है या इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑपोजिट साइड से 10 लाख रुपए के एसेट या कैश कहीं पर भी किसी भी पर्पस के लिए, ऑफ कोर्स वो पर्पस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा इससे पहले के लेवल पे कि जनरल रिजर्व को आप लोग फ्री रिजर्व भी कहते हैं।
तो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, यानी कि जब मैंने ऑपोजिट साइड में जनरल रिजर्व 10 लाख लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि मैं इस 10 लाख का कहीं यूज कर सकता हूं, क्योंकि 10 लाख तो कुछ है ही नहीं यहां पर, ये तो केवल एक शब्द है। लेकिन ऑपोजिट साइड में जनरल रिजर्व लिखने का मतलब यह है कि यहां डायरेक्टर्स को एक अधिकार मिल रहा है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो हकीकत है, उन एसेट्स में से इतने अमाउंट के एसेट यानी कि 10 लाख तक के एसेट हम कहीं पर भी कैसे भी जैसे मर्जी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसी पॉइंट को मैं और क्लियर करता हूं। देखें यहां पर मान लेते हैं मैंने लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखा हुआ है 10 लाख का। अब ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मैंने 10 लाख का लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड में जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं या कैश है, उसमें से 10 लाख तक के एसेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मनमाने रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व का मतलब तो है कि इतना अमाउंट वो मनमाने रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अगर लायबिलिटी साइड में लिखा है और उसके आगे जो भी अमाउंट लिखा है, इसका मतलब है कि इतने वर्थ के एसेट आप मनमाने रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल और केवल जब ये कंपनी लिक्विडेट होगी तब 10 लाख तक के एसेट आप अपने शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या बताता है कि इतने वर्थ के एसेट का इस्तेमाल केवल लिक्विडेशन के टाइम पर हो सकता है। अब आपसे कोई पूछे कि लायबिलिटी साइड का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है, तो आपका एक सिंपल सा आंसर होना चाहिए, सर लायबिलिटी साइड होती तो कुछ नहीं है, ये एक केवल शब्द है, शब्दावली है, इट इज नॉट ए रियलिटी। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लायबिलिटी साइड एसेट किस तरीके से इस्तेमाल करे जाएंगे ये डिसाइड करती है, हाउ द एसेट्स विल बी यूटिलाइज्ड। तो ये लायबिलिटी साइड जो है डिसाइड करती है। जैसा कि आपने देखा जब लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व लिखा है तो उसके आगे जो भी अमाउंट है, इसका मतलब उतने तक के एसेट में जहां मर्जी जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन लायबिलिटी साइड में तुमने देखा अगर मैंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखा है तो इसका मतलब है 10 लाख तक के एसेट केवल और केवल लिक्विडेशन के टाइम पर ही इस्तेमाल करे जा सकते हैं। इसका मतलब लायबिलिटी साइड कुछ होती तो नहीं है, लेकिन उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड के मौजूद रहने से हमारे ऊपर एक तरीके का कुछ दबाव भी आता है कि किस तरीके से हम एसेट्स को अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब ये चीजें अगर आपको पता लग गई, जो मैं आपको मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं, अब आप उस पर आइए। अब मेन पॉइंट क्या है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, यहां पर देखें। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और ये उसकी बैलेंस शीट है, और उसकी बैलेंस शीट में मान लेते हैं कि अभी जनरल रिजर्व अकाउंट में 10 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है, करेक्ट। मान लेते हैं कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने यह डिसाइड करा कि भाई जनरल रिजर्व में से 2 लाख रुपए निकाल करके हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। भाई डायरेक्टर्स की मर्जी है, वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, तो ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। अगर डायरेक्टर ऐसा डिसाइड करते हैं तो कंपनी एक एंट्री लिखेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट 2 लाख 2 लाख। अब इस एंट्री के करने से क्या हो गया, ध्यान से सुनिए। इस एंट्री के करने से क्या हो गया, जनरल रिजर्व जिसमें कि 10 लाख रुपए थे अब वो 2 लाख से कम हो जाएगा क्योंकि डेबिट हुआ है, और एट द सेम टाइम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख से क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम का एक रिजर्व बैलेंस शीट में आ जाएगा। यानी कि अब बैलेंस शीट में 2 आइटम हो गए, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व और सीआरआर। आपको समझना क्या है, जब मैंने ये एंट्री करी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, अकाउंट्स में बेटे इसको कहते हैं बुकिश एंट्री। बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं है, इसको क्या कहते हैं, बुकिश एंट्री। सर ये बुकिश एंट्री क्या होती है? बुकिश एंट्री का मतलब है एक ऐसी एंट्री जिसका की इफेक्ट केवल लायबिलिटी साइड में ही पड़ रहा है या जिसका की इफेक्ट केवल एसेट साइड में ही पड़ता है। बुकिश एंट्री वो एंट्री होती है जो सिर्फ नाम के लिए है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जो लायबिलिटी साइड है वो केवल और केवल शब्दों का खेल है। हुआ क्या कि जब डायरेक्टर्स ने यह डिसाइड करा कि हम जनरल रिजर्व से कुछ पैसा सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे, तो आपने देखा नाम के लिए जनरल रिजर्व 8 लाख हो गया, अब इसके आगे फिगर 8 लाख लिखी है, और अब एक नया रिजर्व पैदा हो गया, इसके आगे हमने 2 लाख लिखा हुआ है। तुमने देखा एसेट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हमारे कैश पे ना किसी और एसेट पे। तो कोई भी ऐसी एंट्री जिसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड में ही पड़े या सिर्फ एसेट साइड में ही पड़े, अकाउंट्स में हम उसको क्या कहते हैं, बुकिश एंट्री कहते हैं। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई, अब हम अपने मेन इश्यू पर आते हैं। बस
मेन चीज इसमें यही तुम्हें समझनी थी, और ये चीजें अब तुम्हारे को समझ में आ गई हैं, तो अब आगे का पार्ट समझने के लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें, यहां पर मैंने अभी तुमसे कहा कि इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा मैजिक करना पड़ता है। मैंने कहा इस चैप्टर में मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट भी करनी है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा भी लौटाना है, और हमें अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे भी रखना है। ये दो चीजें हमें अचीव करनी होती हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि जब हम पहली एंट्री करते हैं तो हमारा कैपिटल बेस जो है वो बिगड़ जाता है, ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मुझे उस कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना होगा। अब ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पॉइंट ये है, मुझे एक बुकिश एंट्री करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें अभी बता रहा था। मुझे एक बुकिश एंट्री करनी पड़ेगी, और बुकिश एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में मेरे रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स कौन से हैं। अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताऊंगा कि रेवेन्यू नेचर के रिजर्व कौन से होते हैं। अभी तो मैंने फिलहाल तुम्हें इतना ही बताया, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तुम्हारे रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हैं। आगे डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब ये जो छोटी सी बैलेंस शीट मैंने बनाई, तो तुमने देखा इस बैलेंस शीट में तुम्हारा रेवेन्यू नेचर का रिजर्व जो है वो जनरल रिजर्व है। तो तुम क्या करोगे? अपने रेवेन्यू रिजर्व से उतना ही अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे जितने का तुमने बाई बैक करा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमने बाई बैक 2.5 लाख से करा, तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा कैपिटल बेस जो है वो 2.5 लाख से कम हो गया। तो अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक बुकिश एंट्री करनी पड़ेगी। बुकिश एंट्री करने के लिए तुम देखोगे बैलेंस शीट में तुम्हारे रेवेन्यू रिजर्व कितने हैं। इस केस में बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू रिजर्व 2.5 लाख के हैं, और इत्तेफाक से मुझे 2.5 लाख रुपए ही चाहिए अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए। तो मैंने एक नाम के लिए एंट्री कर दी, बुकिश एंट्री, जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब बेटे इस एंट्री के करने से क्या हो गया? नो डाउट कि जनरल रिजर्व तो पूरा ही खत्म हो गया, पहले उसमें 2.5 लाख थे, अब 0 हो गया। लेकिन इस एंट्री के करने से एक बड़ी चीज क्या हुई? तुमने देखा, जब मैंने एंट्री नंबर 2 करी, एंट्री नंबर 2 करने से क्या हुआ? एंट्री नंबर 2 करने से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम के रिजर्व में एक अमाउंट आ गया 2,50,000, क्योंकि हमने एंट्री लिखी जनरल रिजर्व टू CRR। तो तुमने देखा, जैसी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 2.5 लाख रुपए आए, तो मेरा जो कैपिटल बेस है वो दोबारा से ओरिजिनल लेवल पे आ गया। 7,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में इस वक्त पैसा मौजूद है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 5 लाख, यानी कि 12.5 लाख, और उसमें 2.5 लाख में ऐड कर दूं तो हम कह सकते हैं कि हमारा कैपिटल बेस जो है वो रेस्टोर हो गया, ओरिजिनल लेवल पे आ गया। इसका मतलब बाई बैक ऑफ शेयर की पूरी कहानी क्या है? जब भी कोई कंपनी बाई बैक करती है, नंबर 1, कंपनी की जो है कैपिटल बेस में बदलाव आता है। तो ये जरूरी होता है कि अपने कैपिटल बेस को हम ओरिजिनल लेवल पे लाएं। ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। अपने रेवेन्यू रिजर्व से उतना ही अमाउंट जितने का हमने बाई बैक करा है हमें ट्रांसफर करना है एक अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इस एंट्री के करने से तुमने क्या देखा कि मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया। यानी कि मेन पॉइंट यह है कि जब तक आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे नहीं आएगा, तब तक आपने एक्चुअल पेमेंट की एंट्री नहीं करनी है। अब आपको यकीन हो गया कि हाँ भाई, हमारा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया है, तो अब हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस कर देंगे। जब मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करूंगा तो मैं एक एंट्री लिखूंगा, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखूंगा? इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो अब मैं उनको एक्चुअल पेमेंट कर दूंगा टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें मूव करना होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का ये पॉइंट समझ में आ गया है? आ गया सर। अगर ये तुम्हारी समझ में आ गया है, ये वाला पॉइंट तुम्हारी समझ में आ गया है, तो अब आपको एक दो चीजें और समझनी होंगी, करेक्ट? और दो, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। आइए जी, इस पॉइंट को समझने के बाद मैंने यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन लिखा। अभी शुरुआती क्षण है, इसलिए शुरू में मेरी आदत है मैं अपने कुछ डेमो कराता हूं। तो डेमो, तो पहले तो मैंने ये कॉन्सेप्ट कराने के लिए रफ वर्क करा। अब बेसिकली ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन 1 है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल 1 कह लो। अभी तक तो मैंने बोला था आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप जो है वो लिखना शुरू कर दें। फटाफट अपने पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह निकाल लें
और जैसे जैसे मैं इसको लिखूंगा तो आप भी इसको लिखने की कोशिश करें। तो मैंने एक डेमो क्वेश्चन आपको दिया, तो इसमें आप लिखें। क्या लिखें सर? बिल्कुल क्या लिखें वो मैं तुम्हें बताता हूं। पहले मैं जरा पेन सिलेक्ट कर लूं। लिखें आप इसमें कि अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन कराने के लिए मैंने लिखा एक्सट्रैक्ट ऑफ लायबिलिटी साइड। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा, करेक्ट? तो एक्सट्रैक्ट ऑफ लायबिलिटी साइड, केवल लायबिलिटी साइड की कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है। एक्सट्रैक्ट ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ T1 लिमिटेड। T1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसकी जो बैलेंस शीट है उसका केवल लायबिलिटी साइड का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हें दिया हुआ है, करेक्ट? एक्सट्रैक्ट ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ T1 लिमिटेड एज एट 31st of 3 2024, करेक्ट? आइए जी, तो लायबिलिटी साइड में तुम्हें क्या दिया हुआ है? लायबिलिटी साइड में, वैसे लायबिलिटी साइड को आजकल हम तुम्हें मालूम ही है शेड्यूल 3 के हिसाब से इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कहते हैं, करेक्ट? लायबिलिटी साइड को आजकल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कहते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आजकल सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड लिखा जाता है, ये आपको मालूम ही है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए, शेयर कैपिटल। अभी से आप कोशिश करा करें, जितना पहले तो आप लिखोगे उतना फायदा है, और बाद में एक चैप्टर भी आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट? तो उस चैप्टर को करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल के अंदर मैंने लिख लिया, मान लेते हैं कि इस कंपनी की 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। सिंप्लिसिटी के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि 5000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। हम ये मान लेते हैं कि एक शेयर 100 रुपए का है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट हो गया? 50 लाख हो गया कि 5 लाख हो गया? 5 लाख हो गया। तो 5 लाख मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद आप लिखें इक्विटी शेयर कैपिटल। इस कंपनी की कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, मान लेते हैं 10,000 शेयर्स इस कंपनी के हैं, ऑफ ₹100 ईच हैं, ऑफ ₹100 ईच, तो 10 लाख का अमाउंट मैंने ये भी लिख दिया। क्लियर? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम भी बी के रूप में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसके कुछ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में मान लेते हैं कि अमाउंट है 50,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मान लेते हैं कि अमाउंट है 1 लाख का। जनरल रिजर्व 50,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख है। बेटे ये दोनों रेवेन्यू नेचर के आइटम है। और उसके बाद मैंने जानबूझ करके एक आइटम लिखा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू नेचर का रिजर्व नहीं होता, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है। वैसे ही मैंने लिख दिया 1 लाख। तो मैंने कहा तुम्हें सिर्फ एक टुकड़ा दिया हुआ है लायबिलिटी साइड का, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने है। मान लेते हैं कि आगे मैंने तुम्हें यह लिखा दिया, डायरेक्टर्स डिसाइड to buy back 25%. Director decide to buy back 25% of its equity share capital. डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम 25% इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो बाय बैक कर लेंगे। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट? बताओ इस केस में, जैसा कि मैंने अभी पहले तो बताओ कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं? 10,000 है, 100 रुपए का एक शेयर है। दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, कितनी आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है और बाई बैक आप कितने का कर रहे हैं। सर क्या बाई बैक 25% का ही होता है? नहीं बेटे, वो 10% का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, लेकिन 25% से ज्यादा का नहीं हो सकता। जब मैंने कहा बाद में मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा तो उसमें यह वाली सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? अभी फिलहाल अब मैं जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे आपने क्या बताना है, जितना मैं आपसे पूछूं केवल उतना देना है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा
तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं। पहले तो आप लिखें टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हैं, जैसा कि आपने देखा 10,000 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि आप कितने का बाईबैक कर रहे हैं। सर 25% का बाईबैक कर रहे हैं। गुड, लिख लेना चाहिए उसको। बाईबैक हम जो कर रहे हैं 25% का, तो आप यहां पर लिखेंगे बाईबैक 25%। 25% का बाईबैक हमने करा तो 2500 शेयर्स का बाईबैक हो रहा है। करेक्ट, 2500 शेयर्स हम बाईबैक करेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। अब मैंने यहां पर एक चीज लिखी, इसको मैं बोलूंगा रेस्टोरेशन ऑफ, क्या बोलूंगा? रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस। बेटे अब आगे से हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे हमें उसमें ये वर्किंग करनी पड़ेगी। रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस, इसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस। रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा कैपिटल बेस ऑल्टर हो जाता है, हमने उसको रेस्टोर करना है। रेस्टोर करने का मतलब हमने उसको ओरिजिनल लेवल पे लाना है। इज इट क्लियर टू यू? राइट सर। रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे यह देखना होगा पहले तो नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ, nominal value of equity share capital, equity share capital to be bought back। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल हम या जो इक्विटी शेयर हम वापस खरीद रहे हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बॉट बैक। आपको पहले तो ये देखना होगा। तो बताओ आप कितने शेयर खरीद रहे हैं? सर 2500 शेयर खरीद रहे हैं। तो 2500 शेयर हम खरीद रहे हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की है। तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए से मेरा कैपिटल बेस जाहिर है कि वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मुझे अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना है। अब अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये हम थोड़ा सा आइडिया पहले एग्जाम्पल में ले चुके हैं। तुमने देखा जब हमारा कैपिटल बेस 2.5 लाख रुपए से कम हुआ तो हमने क्या करा हमने जितने अमाउंट का हमने बाई बैक करा था 2.5 लाख रुपए का, उतना ही अमाउंट हमने जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर दिया। उतना ही अमाउंट हमने जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो यहां पर भी बेटे हमें ऑलमोस्ट वही करना है। हमें 2.5 लाख रुपए की, हमारे 2.5 लाख रुपए का हमारा इस केस में पहले तो बाई बैक है। इसका मतलब ये हो गया हमारा कैपिटल बेस 2,50,000 से कम हो जाएगा। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हम किसी और नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, इसकी प्रॉपर लिस्ट मैं अभी आपको बाद में बना के दे दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे से जब तुम ये वर्किंग करोगे तो तुम्हें यहां पर लिखना पड़ेगा यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। क्या लिखोगे आप? यूटिलाइजेशन, जस्ट वेट, कभी कभी ना ये पेन जो है, तो मैंने यहां पर लिखा यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हम अपने रेवेन्यू नेचर के जो रिजर्व्स हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ आर का मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स, केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपके सामने मैंने बैलेंस शीट बनाई है, इस बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू नेचर के रिजर्व कौन कौन से हैं? सर एक तो जनरल रिजर्व है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यानी कि मैं केवल और केवल इन दोनों रिजर्व्स का ही इस्तेमाल कर सकता हूं। पक्का? राइट सर। तो जिन रिजर्व्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन रिजर्व को आपने यहां पर लिख दिया। आपने देखा कि जनरल रिजर्व में आपका 50,000 रुपीज है,
तो 50,000 रुपीज आपने लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा 1 लाख रुपीज है, तो आपने 1 लाख लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जब हमने पहला एग्जाम्पल करा था, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल करा था, उसमें आपने क्या देखा कि बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व में 2,50,000 का बैलेंस मौजूद था, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारा कैपिटल बेस 2,50,000 से कम हुआ था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स थे, सफिशिएंट रिजर्व्स थे, लेकिन अब की बार हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं है। यानी कि मैं अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व का इस्तेमाल कर भी लूं तो अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि मेरा कैपिटल बेस जो कि 2,50,000 से कम हुआ है, तो 1,50,000 तक तो मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन जो बचा हुआ 1 लाख है उसका मैं कैसे करूंगा। यानी कि पूरी कहानी क्या बन गई, अब आपको यह समझना है। जब भी कोई कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर करती है, नंबर 1, उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाती है। इनडायरेक्टली इसका मतलब है कैपिटल बेस कम हो जाता है। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए कंपनी अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर रेवेन्यू नेचर के रिजर्व सफिशिएंट नहीं होंगे, जैसा कि अब अगर रेवेन्यू नेचर के रिजर्व सफिशिएंट नहीं होंगे तो फिर हमें एक फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा। यानी कि अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए इस केस में मेरे पास जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो रेवेन्यू रिजर्व्स को इस्तेमाल करने के बाद जो शॉर्टेज है, जो डेफिशिएंसी है, उसके लिए मुझे फ्रेश इश्यू एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इश्यू। और जो फ्रेश इश्यू करा जाएगा, यह भी आपने ध्यान रखना है कि फ्रेश इश्यू हमेशा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का करा जाएगा, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ और ना दिया हो। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में मुझे फ्रेश इश्यू भी करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज का, तब मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी कि अब पूरी कहानी आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी कोई कंपनी बाय बैक करती है, कंपनी का कैपिटल बेस चेंज होता है। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए कंपनी जो है अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर रेवेन्यू नेचर के रिजर्व सफिशिएंट नहीं होंगे तो उस केस में मुझे फ्रेश इश्यू भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो अब इस केस में मैं आगे क्या करूंगा, स्टेप नंबर 3 में अब मैं अपनी एंट्रीज कर सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मेरी एंट्रीज क्या होंगी, तो पहली एंट्री जो आप लिखेंगे, एंट्री नंबर 1, अमाउंट ड्यू। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, अमाउंट ड्यू की आपकी पहली एंट्री होगी। अब अमाउंट ड्यू की भी मेरी एंट्री क्या होगी? अमाउंट ड्यू अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहली एंट्री आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2,500 शेयर्स का बाई बैक आप कर रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब 2,50,000 वर्थ रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास वापस आ जाएंगे, शेयर्स वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। पहले हम ड्यू करते हैं टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, दैट इज इक्वल टू 2,50,000। इस एंट्री के करने की वजह से हमारा कैपिटल बेस चेंज हो जाता है, लेकिन हमने अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर कर लिया। अब जब मैंने अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करा तो अब की बार मैंने दो चीजें करी, एक यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करा और दूसरा फ्रेश इश्यू करा। इसलिए आपकी अगली एंट्री जो होगी उसको हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो अब आप ये एंट्री करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, एक तो आपने जनरल रिजर्व्स का इस्तेमाल करा, तो जनरल रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस 50,000 है, उसको हम डेबिट कर देंगे। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस्तेमाल करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख था, तो 1 लाख हमने अब यूज कर लिए, यूटिलाइज कर लिए, तो उसको भी डेबिट करेंगे और ये अमाउंट हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से एक नए रिजर्व का जन्म हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। करेक्ट। और मैंने कहा इसमें मुझे फ्रेश इश्यू भी करना पड़ा है, तो मैं एक फ्रेश इश्यू की एंट्री भी करूंगा। फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू की एंट्री भी अब हम करेंगे। अब जब फ्रेश इश्यू की एंट्री मैं करूंगा तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और फ्रेश इश्यू जो हमने करा है वो 1 लाख रुपए का करा है।
तो अब आपकी समझ में पूरी कहानी आ जानी चाहिए कि कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए कंपनी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करती है, और अगर जरूरत पड़े तो फिर हमें फ्रेश इशू भी करना पड़ सकता है। इज इट क्लियर? तो अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ चुका है। अब मैं एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर दूंगा। एक्चुअल पेमेंट, अब एक्चुअल पेमेंट हम करेंगे, तो एक्चुअल पेमेंट की एंट्री जो होगी, एक्चुअल पेमेंट, अब हम एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट डेबिट। तो एक्चुअल पेमेंट जो हमने करनी है वो 2,50,000 की करनी है, और टू बैंक अब मैं लिख दूंगा। तो इस तरह से हमने एक्चुअल पेमेंट कर दी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एक्चुअल पेमेंट आपने अब कर दी है। ये बात समझ में आ गई? राइट सर, हमारी बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब जो हमने आज के दिन में करा है अभी तक, तो इसको थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, ताकि आप घर में जाके जब इसको रिवाइज करें तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा था कि हम जैसे जैसे करेंगे थ्योरेटिकल नोट्स भी साथ साथ लिखेंगे, तो अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल नोट्स के बारे में भी लिख लें। सबसे पहले तो आप मेरे साथ लिखना शुरू करें। क्या लिखना शुरू करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, नोट्स पहले तो लिखें। नोट्स में सबसे पहले तो लिखें कि सेक्शन 68, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सेक्शन 68 से लेके 70 तक, सेक्शन 68, 69 एंड 70 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड गाइडलाइंस एंड सेबी गाइडलाइंस। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड सेबी गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस govern the accounting for, govern the accounting affairs of buyback. तो buyback, affairs of buyback, तो जहां तक buyback का सवाल है, मैंने कहा इसको गवर्न करा जाता है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 68, 69 और 70 के द्वारा, और इसको गवर्न करा जाता है जो है सेबी की जो गाइडलाइंस हैं। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए, बहुत से लोगों को ये बातें मालूम नहीं होती हैं। जो कुछ कंपनीज लिस्टेड होती हैं और कुछ अनलिस्टेड कंपनी होती हैं। तो मैं जो अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनो। अगर बाईबैक कोई अनलिस्टेड कंपनी करती है, अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। 99% जो बाईबैक तुम्हारे लेवल पे होगा, 99 के ऑलमोस्ट 100%, वो अनलिस्टेड कंपनी का ही बाईबैक होगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता कि ये बाईबैक लिस्टेड कंपनी का है। तो तुम हमेशा ये मान के चलोगे कि बाईबैक अनलिस्टेड कंपनी का है, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रॉपर रूल मालूम होने चाहिए। तो बाईबैक अगर तो अनलिस्टेड कंपनी का है, और जो कि 99% मैंने कहा, क्या 100% तुम्हारे लेवल पे अनलिस्टेड कंपनी का ही बाईबैक होगा। जब तक क्वेश्चन में लिस्टेड वर्ड नहीं आएगा, हमेशा ये मान के चलेंगे कि कंपनी अनलिस्टेड है। यानी कि अगर बाईबैक कोई अनलिस्टेड कंपनी करेगी तो फिर इसका मतलब है कि उस केस में प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाई होंगे। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इसमें अप्लाई होंगे। तो जो अनलिस्टेड कंपनी का बाईबैक होता है, हम कह सकते हैं कि दैट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो लिस्टेड कंपनी होती हैं, जो उनके द्वारा बाईबैक करा जाता है, लिस्टेड कंपनीज, वो जो है गवर्न होता है गाइडलाइंस ऑफ सेबी, यानी कि उसमें सेबी गाइडलाइंस के अनुसार वो होना चाहिए। जैसे कि बाद में जब मैंने कहा मैं आपको लीगल प्रोविजंस भी लिखाऊंगा, तो मैं आपको उस वक्त ये भी बताऊंगा कि बाईबैक
बहुत किसी से भी आप पूछेंगे तो वो यही आंसर देगा कि बाई बैक 25% से ज्यादा का नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, हम बाद में देखेंगे। और मैंने खुद कहा है कि बाई बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन ये जो रूल है अनलिस्टेड कंपनीज के लिए है। लिस्टेड कंपनीज के केस में बाई बैक टेक्निकली 15% से ज्यादा का नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? यानी कि जब तक इस चैप्टर में मैं लिस्टेड के बारे में कुछ ना बोलूं तब तक हम जो भी चीज करेंगे वो अनलिस्टेड से करेंगे। इज इट क्लियर यू? तो बाद में जब चैप्टर की फिनिशिंग स्टेजेस पर हम पहुंचेंगे तो फिर मैं लिस्टेड कंपनी के रूल्स भी आपको बताऊंगा। तो लिस्टेड कंपनी का जहां तक सवाल है तो सेबी की गाइडलाइंस जो होंगी वो इस पे अप्लाई होंगी। सेबी गाइडलाइंस, करेक्ट? यहां तक बात समझ में आ गई? राइट सर, ये बात हमारी समझ में अब आ गई है। अब फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि बाई बैक का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है। बाई बैक का सिंपल वर्ड्स में तो मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटा रही है। वैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि एक कंपनी अपने द्वारा इश्यू करे गए शेयर्स को रीपर्चेज कर रही है। तो बाई बैक ऑफ शेयर, बाई बैक ऑफ शेयर, बाई बैक ऑफ शेयर्स simply means repurchase of own share. Buyback of shares simply means repurchase of own shares by an entity। यानी कि जब कोई कंपनी या कोई एंटिटी अपने ही शेयर्स को रीपर्चेज कर रही है तो उसको बाई बैक कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? राइट सर, आ गया। बाई एन एंटिटी। अच्छा जी, फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि बाय बैक ऑफ शेयर को हम रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कभी भी नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? बाय बैक ऑफ शेयर्स, BBS, बाय बैक ऑफ शेयर्स is never referred, इसको हम कभी भी is never referred to as रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। इसको हम कभी भी रिडम्पशन ऑफ शेयर्स नहीं कहेंगे। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स क्यों नहीं कहेंगे? मैंने जैसा कि कुछ लम्हा पहले बताया भी था, क्योंकि यहां हमारा पहले से कोई कमिटमेंट नहीं होता। तो बाय बैक ऑफ शेयर इज नेवर रेफर टू एज रिडम्पशन ऑफ शेयर एज देयर इज नो प्रायर कमिटमेंट, एज देयर इज नो प्रायर कमिटमेंट। तो क्योंकि यह हमारा पहले से कोई कमिटमेंट नहीं होता, नो प्रायर कमिटमेंट, नो प्रायर कमिटमेंट, हमारा कोई भी कमिटमेंट नहीं होता कि हम आपका पैसा वापस करेंगे। करेक्ट? अब मैंने जो आज के दिन आपको कराया वो ये कि जब कोई कंपनी बाई बैक करती है अपने इक्विटी शेयर का तो कंपनी का कैपिटल बेस जो है ऑल्टर हो जाता है। यही मैंने बताया। तो पहले तो आप लिखे व्हेन एन एंटिटी बाइज बैक, व्हेन एन एंटिटी buys back, when an entity buys back its shares, then capital base of the entity, तो कंपनी का जो कैपिटल बेस है, then capital base of the entity, और कैपिटल बेस मैंने क्या बताया था? कैपिटल बेस का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस CRR। मैंने बताया था कैपिटल बेस के ये 3 हिस्से होते हैं। तो जब कोई एंटिटी बाय बैक ऑफ शेयर्स करती है तो क्या होता है? कंपनी का कैपिटल बेस ऑल्टर हो जाता है। देन कैपिटल बेस ऑफ द एंटिटी गेट्स ऑल्टर्ड, ऑफ द एंटिटी गेट्स ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब बदल जाते हैं, गेट्स ऑल्टर्ड। फिर मैंने यह भी बताया था कि कैपिटल बेस जब ऑल्टर होता है तो वो कंपनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने यही लिखाया, थर्ड,
तो कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो मैंने यहां पर लिखा है एज सच। अच्छा, पहले इसमें एक सेंटेंस ये भी लिख लो, फिर लिखने में मजा है। ऑन अकाउंट ऑफ, मैंने कहा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ दैट, ऑन अकाउंट ऑफ दैट, ऑन अकाउंट ऑफ दैट, image of the entity, image of the entity, image of the entity is viewed, VIEWED, viewed negatively in the capital market। यानी कि कैपिटल मार्केट में कंपनी की इमेज जो है ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिवली, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंपनी की इमेज है उसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। इसलिए इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करें। Thus it becomes necessary to restore the capital base. To restore, RESTORE, to restore the capital base. तो हमें अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करना पड़ता है। टू रेस्टोर द कैपिटल बेस। फिर मैंने तुम्हें बताया कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं। इन ऑर्डर टू रेस्टोर कैपिटल बेस, इन ऑर्डर टू रेस्टोर कैपिटल बेस, इन ऑर्डर टू रेस्टोर कैपिटल बेस, अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया? अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू रेस्टोर द कैपिटल बेस, कॉमा, एंटिटी लिखो यहां पर ए, यूटिलाइजेस इट्स रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स। कंपनी अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है। यूटिलाइजेस इट्स रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स, रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स, रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स, रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स। कंपनी अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है, सच एज। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं। सच एज, जैसे कि जनरल रिजर्व, करेक्ट, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व को ही इनफैक्ट रिजर्व फंड भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी क्वेश्चन में दिया हो वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बेटे, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व वो रिजर्व्स होते हैं जिनका जन्म जो होता है पीएनएल के थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर के रिजर्व। इंश्योरेंस फंड, ये मैंने जितने भी आपको लिखाए हैं, इवन सिंकिंग फंड जो तुम 11-12 में कभी करा करते थे, ये सारे जो रिजर्व्स होते हैं इनका जो बर्थ होता है वो पीएनएल के रास्ते से होता है, इनको रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स कहते हैं। तो मैंने कहा अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए एंटिटी क्या करती है? अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन हमने यह भी देखा कि कभी कभी जब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व सफिशिएंट नहीं होते तो फिर हमें फ्रेश इश्यू भी करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आगे लिखा एंड बी, कंपनी क्या करती है? बी मेक्स अ फ्रेश इश्यू, मेक्स अ फ्रेश इश्यू, मेक्स अ फ्रेश इश्यू। कंपनी फ्रेश इश्यू भी करती है, कंपनी मेक्स ए फ्रेश इश्यू। और मैंने यह भी बताया जो फ्रेश इश्यू करती है वो प्रेफरेंस शेयर का करती है, मेक्स ए फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ, लेकिन ऐसा हम तब करते हैं इफ रेवेन्यू रिजर्व्स आर, जब रेवेन्यू रिजर्व सफिशिएंट नहीं होते, करेक्ट। इफ रेवेन्यू रिजर्व्स आर नॉट सफिशिएंट, तब हम फ्रेश इश्यू करते हैं, आर नॉट सफिशिएंट। इज इट क्लियर टू यू? तो तुमने देखा आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने यही चीज करी थी। तो जितना भी मैंने आज के सेशन में करा उसको हमने इस थ्योरेटिकल नोट्स के थ्रू और 2 डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू, एक तो एग्जाम्पल और एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू हमने करा। तो ये है आपका बाय बैक ऑफ शेयर। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इतना काफी है। फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे और इसको हम आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे।
करेक्ट? तो ठीक है, इट्स टाइम टू से नाउ गुड बाय.